इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे, महाराष्ट्र का यह घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले गिरफ्तारी और फिर जमानत के ड्रामे के बाद आज नारायण राणे बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बड़ी खबर यह है कि वकीलों की टीम मुंबई में राणे के घर से निकल चुकी है। राणे पर पुणे, नासिक, ठाणे और महाड़ में एफआईआर दर्ज है, जिसे रद्द कराने के लिए याचिका दायर की जाएगी। थप्पड़ को लेकर मचे घमासान के बीच उद्धव ठाकरे और राणे की जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कल नारायण राणे के घर शिवसेना के जिन कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, उनका उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने सम्मान किया और उन्हें शाबाशी दी। इस दौरान वरुण सरदेसाई, अमेय घोले, पूर्व मंत्री रामदास कदम के विधायक बेटे योगेश कदम भी मौजूद थे। आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई के ही अगुवाई में जुहू में आंदोलन हुआ था। आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी अमेय घोले ने नारायण राणे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी वाले पोस्टर लगाए थे, जिसमें नारायण राणे को मुर्गी चोर बताया गया था। दूसरी ओर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने भी करारा जवाब देने की बात कही है। इस बीच कल के हंगामे से सबक लेकर मुंबई पुलिस ने नारायण राणे के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। इस वक्त हम हैं नारायण राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर। मुंबई पुलिस ने इस घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई के जुहू तारा रोड पर नारायण राणे का ये घर है। जमानत मिलने के बाद नारायण राणे अपने पूरे परिवार के साथ आज सुबह करीब 5 बजे के दरमियान इस घर पर पहुंचे। फिलहाल राणे अपने घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से कल शिवसेना ने यहां पर आंदोलन किया था, उसके बाद मुंबई पुलिस किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती और इसलिए फिलहाल उन्होंने ये सुरक्षा बढ़ा दी है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कहा है कि वो जिस तरह से उनके घर के बाहर आंदोलन हुआ, उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, अब इसका करारा जवाब मिलेगा। इसके अलावा विनायक राउत के घर के बाहर कल जो है देर रात सोडा के बॉटल्स फेंके गए थे, तो अब पलटवार हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसीलिए मुंबई पुलिस का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो नारायण राणे के घर तक ना आ सके। आपको बता दें, नारायण राणे चूंकि केंद्रीय मंत्री है तो ऐसे भी उनके साथ सुरक्षा रहती है, लेकिन ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर ही कल हंगामा हुआ था और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर शिवसेना का दफ्तर है और वहीं से शिवसैनिक जो है कल चलते हुए यहाँ पर आए थे, उन्होंने आंदोलन किया था और अब कल जैसी घटना फिर एक बार यहाँ पर न हो, इसे देखते हुए मुंबई पुलिस तमाम तरह के एहतियात बरत रही है। नारायण राणे से मिलने के लिए आज बीजेपी के कुछ बड़े नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। कल दिन भर के उहापोह भरे हालात के बाद नारायण राणे को रात करीब 11:30 बजे कोर्ट से जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद देर रात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सत्यमेव जयते लिखा। राणे पर महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम शिवसेना की नई जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे, इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। एक कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर का, वो महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को धमकाता है, उसका ऊपर मारने के बाद हम उसको मार देंगे बोलते। ये प्रोवोकेशन है। तो आपको नहीं लगता कि गलत कानून है इस देश में, चाहे मोदी जी के खिलाफ कोई सरकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो भी हम सड़क पर उतरेंगे। कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। राणे की गिरफ्तारी और हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उद्धव सरकार पर हमला किया है। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई महाराष्ट्र में। न सिर्फ एक मंत्री को
अरेस्ट करने का प्रयास और दुस्साहस किया गया, लेकिन साथ ही जिस प्रकार से पथराव हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के ऑफिस पे, यह अपने आप में बौखलाहट दिखाता है। और बौखलाहट इस बात की कि जन आशीर्वाद यात्रा सफल हुई, जनता जनार्दन का मोदी के एक्सपैंडेड कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग मिला। निश्चित रूप से इस बौखलाहट के चलते नारायण राणे जी पर इस प्रकार का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया। आपने भी देखा होगा, एक टेलीविजन क्लिप बहुत वायरल हुआ है कि एक मंत्री जिनके पास कार्यभार भी नहीं है गृह का, वो पुलिस ऑफिसर से कह रहे हैं कि आप अरेस्ट कीजिए और किस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था की जाए अरेस्ट की। वो मंत्री उसको पॉलिटिकली डायरेक्ट कर रहे हैं। ये आपको बताता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय नहीं है, विषय पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, ये जो पूरा घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर अब कहें कि ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई हो गई है। दिनेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो वापस दिनेश का रुख करेंगे। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिन भर जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम देखने को मिला, उस बीच अब बीजेपी जो है वो खुलकर राणे के समर्थन में, उनके साथ, उनके पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव बनाम वर्सेस नारायण राणे का जो घमासान छिड़ा हुआ है, उसके मद्देनजर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में नारायण राणे एक याचिका दायर करेंगे। मुंबई में राणे के घर से वकीलों की जो टीम है वो भी निकल चुकी है। बताया जा रहा है कि कई वकील जो थे वो उनके घर पर मौजूद थे। और मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये जो घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ये सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई राणे परिवार वर्सेस ठाकरे परिवार से शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया, मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया गया, तो अब बीजेपी को यह लग रहा है कि अब ये सिर्फ नारायण राणे की निजी लड़ाई नहीं रही है, बल्कि बीजेपी की अस्मिता को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा की गई। और इसीलिए अब बीजेपी मुखर होकर जो है इस सरकार द्वारा ये जो जिस तरह से नारायण राणे गिरफ्तार किया गया वो, और जो कुछ उनके एक बड़े मंत्री है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से वो पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई करना है, नारायण राणे को किस तरह से गिरफ्तार करना है। ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की बड़ी जांच हो, इसको लेकर अब बीजेपी मांग करने वाली है। दोपहर 2:45 पर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अलावा नारायण राणे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 4 मामले उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं, उन तमाम मामलों को क्वैश किया जाए। इसको लेकर अब से कुछ देर बाद एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। तमाम कागजी कार्रवाई और जो अन्य फॉर्मेलिटीज थी उससे पूरा कर लिया गया है। वकीलों की टीम अब से किसी भी पल पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच सकती है। इस खबर पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका बहुत शुक्रिया। अब बात केरल की करते हैं। केरल में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। एक दिन में केरल में 24,296 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और पूरे देश में एक दिन में 37,593 केस आए हैं, जबकि केरल में 24,296 नए केस दर्ज किए गए हैं। भारत में 24 घंटे में आए केस का 64% केरल से जुड़ा हुआ है और पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना से 173 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। केरल के आंकड़े जो सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे में 24,296 नए मामले सामने आए हैं और 173 लोगों ने 24 घंटे में केरल में अपनी जान भी गंवाई है। ओवरऑल इंडिया के कोरोना के मीटर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत जुड़ा है वो केरल राज्य से ही जुड़ा है। देखिए,
64% अकेले कोरोना के जो मामले हैं वो केरल से जो मामले सामने आए हैं एक दिन में वो जुड़कर बने हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। कोरोना का विस्फोट यहां पर हुआ है। भारत में 37,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसमें 64% मामले केरल से जुड़े हुए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 26 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4,355 मामले पिछले 24 घंटे में, तो वहीं मध्य प्रदेश में 5 मामले सामने आए हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, केरल से कोरोना अपडेट की जो खबर आई है वो बेहद गंभीर और डराने वाली, क्योंकि जितने भारत में मामले सामने आए हैं उसके 64% तो केरल से ही। जी निश्चित तौर पर, और आप देखें तो उसी चिंता को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने केरल का दौरा भी किया था। उसके पहले भी एक टीम भेजी गई थी, उस टीम की रिपोर्ट भी आई थी। तो जाहिर तौर पे देश में कोरोना के जो केसेस हैं उसमें सबसे बड़ा कंसर्न आप ये कह सकती हैं कि केंद्र सरकार के लिए भी केरल का मामला बना हुआ है। और 64% कल जो केसेस आए उसमें 64% का योगदान अकेले केरला का था। 24,000 से ज्यादा केसेस अगर एक दिन में आ रहे हैं, 173 डेथ हो रही है, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा चिंता का सबब केरल लगातार बना हुआ है। राज्य सरकार को बहुत सारी यहाँ से हिदायतें भी दी गई। जब स्वास्थ्य मंत्री गए थे तब भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था। और ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिर केरल कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रहा है। देवेंद्र, कारण क्या बताया जा रहा है? क्यों नहीं केरल में मामले कंट्रोल हो रहे हैं? हर जगह कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, महाराष्ट्र के देखें, उत्तर प्रदेश के देखें, लेकिन केरल में आंकड़े क्यों नहीं कम हो रहे हैं? और उसमें दो वर्जन आता है। एक तो राज्य सरकार की तरफ से जब बात की जाए तो राज्य सरकार का ये कहना होता है कि क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके केसेस बढ़ते हैं। जबकि हकीकत शायद इससे अलग मामला है कि हैंडलिंग में कहीं ना कहीं समस्या है। और केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि वहां पर जिस तरीके से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, 3T का जो फॉर्मूला है वो जिस हिसाब से करना चाहिए, इन सारी चीजों में कुछ समस्या आ रही है, जिसके चलते केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक चिंता का सबब केंद्र सरकार के लिए भी बना हुआ है, देश के लिए चिंता का सबब है। जिस थर्ड वेव की बात कही जाती है उसमें बार बार ये चीज ऐसे आंकड़े और डराते हैं कि ऐसा ना हो कि केरल फिर बाकी स्प्रेड। बिल्कुल, हमने देखा था सेकंड वेव ने भी दस्तक केरल से ही दी थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।